आज सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है। आज आप एक पल के लिए एक ऐसे राज्य या प्रांत की कल्पना कीजिए जो आकार में दुनिया में सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका आकार पाकिस्तान से 1.5 गुना और बांग्लादेश से 12 गुना ज्यादा है। ऐसा कौन सा प्रांत है जिस प्रांत की कुल आबादी में से 50% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं और जहां की बहुसंख्यक आबादी टर्किश भाषा में बात करती है? एक ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं भारत समेत 8 देशों से मिलती हैं और इनमें से 5 देश ऐसे हैं जहां इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले इस राज्य के मुसलमानों को लंबी दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत नहीं है, बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं है, महिलाओं को बुर्का पहनने की इजाजत नहीं है और ये लोग अपनी मर्जी से अपना कोई त्योहार भी नहीं मना सकते। आप हैरान हो रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि जिस राज्य की 50% आबादी इस्लाम को मानती है, वहां मुसलमानों पर इतने सारे प्रतिबंध आखिर कौन सा देश लगा सकता है, कौन सी सरकार लगा सकती है और ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि हमारे यहां बेंगलुरु में अभी आपने देखा होगा, एक किसी ने फेसबुक पोस्ट लिख दिया, आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट लिख दिया और वहां पर दंगे हो गए। और ऐसा ही भारत के अलग अलग हिस्सों में आप देखते होंगे। आपने यह भी देखा होगा कि कितने बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक स्टेट का सपना देखते हैं और वो इस्लाम के नाम पर खून की नदियां बहाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन सारे लोगों की नजर इस राज्य पर अभी तक कैसे नहीं पड़ी? अब तक इन मुसलमानों को बचाने के लिए वहां कोई पहुंचा क्यों नहीं? अब तक वहां विद्रोह हो जाना चाहिए था और दुनिया भर में इस्लाम के रहनुमाओं को, इन मुसलमानों को आजाद करा लेना चाहिए था। उनका खून खौला क्यों नहीं? लेकिन आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही एक प्रांत भारत के पड़ोसी देश चीन में है और इस प्रांत का नाम है शिनजियांग। शिनजियांग की कुल आबादी में 45% वीगर मुसलमान हैं जो मूल रूप से टर्की से संबंध रखते हैं। वही टर्की जहां आजकल आमिर खान गए हुए हैं और वहां के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ चाय पी रहे हैं। लेकिन फिर भी इस प्रांत के मुसलमान चीन की सरकार की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चीन की सरकार जब चाहे वीगर मुसलमानों की मस्जिदों को गिरा सकती है और उस जगह पर पब्लिक टॉयलेट यानी सार्वजनिक शौचालय भी बना सकती है। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, तब चीन ने अपने देश के मुसलमानों को ही अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया है। चीन ने शिनजियांग प्रांत के आर्तुश शहर के एक गांव सुनतगाह में 2 साल पहले एक मस्जिद को गिराया था और अब उसी मस्जिद की जगह पर एक पब्लिक टॉयलेट यानी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कर दिया गया है और इसे कोई नहीं रोक पाया। इस गांव में सभी लोगों के घरों में वैसे तो शौचालय बने हुए हैं और यहां पर्यटक भी कभी कभार ही आते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर असल में पब्लिक टॉयलेट की कोई जरूरत थी ही नहीं और शायद यही वजह है कि चीन ने यहां पब्लिक टॉयलेट तो बना दिया, लेकिन इसे जनता के लिए खोला नहीं है। इसलिए सवाल यही है कि चीन ने एक मस्जिद की जगह शौचालय का निर्माण क्यों किया? चीन क्या बताना चाहता है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि चीन की सरकार के निशाने पर शिनजियांग में रहने वाले मुसलमान हैं और अब तक इस प्रांत की 70% मस्जिदों को गिराया जा चुका है और एक मस्जिद की जगह पर टॉयलेट बनाकर चीन ने इन मुसलमानों को एक साफ संदेश देने की कोशिश की है, नीचा दिखाने की कोशिश की है और इन्हें बता दिया है कि अगर चीन में रहना है तो चीन के हिसाब से रहना पड़ेगा। इसी प्रांत में पिछले वर्ष चीन की सेना ने 16वीं शताब्दी में बनाई गई एक बहुत मशहूर मस्जिद को भी गिरा दिया था और इस मस्जिद का नाम था अजना मस्जिद। इस मस्जिद की जगह चीन ने वहां पर शराब और सिगरेट की एक दुकान बना दी है। शराब और सिगरेट का इस्तेमाल इस्लाम में प्रतिबंधित माना जाता है और बहुत सोच समझकर चीन ने इस मस्जिद की जगह पर शराब और सिगरेट की दुकान ही बनाई है। इसी तरह चीन के होटान शहर में गिराई गई एक और मस्जिद की जगह अब एक अंडरवेयर की फैक्ट्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको एक एक करके सारी दिखा रहे हैं। वीगर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में इसी शिनजियांग प्रांत में 10 से 15 हजार मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया।
अब आपको हम सैटेलाइट से हासिल की गई 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें शिनजियांग के रेगिस्तान में मौजूद इमाम असीम दरगाह की हैं। ये दरगाह चीन के मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। चीन के जो मुसलमान हज के लिए नहीं जा पाते, वो साल में 3 बार इस दरगाह और मस्जिद में आते हैं, क्योंकि ये मुसलमान मानते हैं कि 3 बार इस मस्जिद पर आना 1 बार हज करने के समान है। वर्ष 2017 तक जो दरगाह पूरी तरह से सही सलामत थी, वो 2 साल बाद यानी 2019 आते आते उसका ज्यादातर हिस्सा चीन की सरकार द्वारा तोड़ दिया गया और अब यहां बस कुछ गुंबद ही बचे हैं। ये सैटेलाइट पिक्चर्स आप देख सकते हैं। 2017 की तस्वीर भी आपको दिखेगी और 2019 की तस्वीर भी आपको दिखेगी। 2017 और 2019 में ली गई ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं। अब यहां कोई नहीं आता और यह मस्जिद भी रेगिस्तान की तरह बंजर हो चुकी है। चीन इन मस्जिदों को इसलिए गिरा रहा है क्योंकि वो अपने यहां रहने वाले मुसलमानों की असली पहचान को समाप्त करना चाहता है। चीन में करीब 2 करोड़ 20 लाख मुसलमान रहते हैं। आपको अगर ना पता हो तो आप भी नोट कर लीजिए, और क्योंकि जी न्यूज दुनिया के 180 देशों में जाता है तो वो तमाम लोग भी नोट कर सकते हैं। चीन में 2 करोड़ 20 लाख मुसलमान रहते हैं और इनमें से 1 करोड़ 10 लाख वीगर मुसलमान हैं। चीन इन मुसलमानों को अपने हान समाज का हिस्सा बनाना चाहता है। चीन की बहुसंख्यक आबादी खुद को हान वंश का मानती है और चीन इन मुसलमानों को भी हान बनाना चाहता है, यानी उन्हें कन्वर्ट करना चाहता है। यानी चीन इस्लाम का एक चाइनीज संस्करण तैयार करना चाहता है, जिसमें धर्म की बातों की जगह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के विचार रखे जाएंगे। उनके विचारों पर चलना होगा। इस्लाम को मानने वाले लोगों को अपने विचारों को बदलना होगा और कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों को अपने विचार मानना होगा। और इसके लिए चीन शिनजियांग में बड़े पैमाने पर नरसंहार और अत्याचार कर रहा है। चीन में अब तक 18 लाख वीगर मुसलमानों को जेल में डाला जा चुका है। 10 लाख मुसलमानों को 1000 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया है और चीन इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स नहीं कहता, वो इन्हें री एजुकेशन कैंप्स कहता है। लेकिन सच यह है कि इन कैंप्स में मुसलमानों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उनका शारीरिक शोषण होता है, यहां तक कि मुसलमानों को मारकर उनके शरीर के अंगों की तस्करी भी की जाती है। इतना ही नहीं, चीन में मुसलमान महिलाओं का रेप किया जाता है, पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी करवा दी जाती है और बच्चों को, छोटे बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया जाता है। चीन में रहने वाले मुसलमान इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही असहाय हैं। लेकिन जो लोग और देश चीन में नहीं हैं, वो इसके खिलाफ आवाज जरूर उठा सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा करता नहीं। खासकर खुद को इस्लाम का रहनुमा मानने वाले देश इस मामले पर बिल्कुल चुप बैठे हैं। आपको याद होगा, हमारे देश में जब नया नागरिकता कानून आया था, उस वक्त पूरे देश में बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हुए थे और बहुत सारे लोगों ने हमारे ही देश के मुसलमानों को यह कहकर भड़काने की कोशिश की थी कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए जा रहे हैं और उन कैंप्स में यहां लोगों को डाल दिया जाएगा। ये तो मनगढ़ंत कहानियां थी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भारत में। लेकिन जहां हो रहा है वहां पर इस्लाम के ठेकेदारों ने क्या कर लिया, वहां पर इस्लाम के ठेकेदारों ने किसी का क्या बिगाड़ लिया। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब खुद को इस्लामिक देशों का नेता मानता है, लेकिन उसने चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कभी भी कुछ नहीं कहा। टर्की, जो इस्लामिक दुनिया में सऊदी अरब की जगह लेना चाहता है, वो भी इन मुसलमानों के हक में आवाज उठाने की बजाय चीन से भागकर आए मुसलमानों को वापस चीन के हवाले कर देता है। ये वही टर्की है जहां आजकल फिल्म अभिनेता आमिर खान गए हुए हैं और वहां शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन आमिर खान को यह नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान तो ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे पता ही नहीं कि चीन में मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। इमरान खान से एक बार किसी ने साफ साफ ये सवाल पूछा था, तब इमरान खान ने कहा था कि मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। कश्मीर पर पाकिस्तान के सुर में बात करने वाला मलेशिया कहता है कि वो चीन की आलोचना इसलिए नहीं करता क्योंकि चीन आलोचनाओं का जवाब देता ही नहीं है और चीन आलोचनाओं के प्रति बड़ा सेंसिटिव है और चीन बहुत बड़ा देश है, हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरह ईरान चीन से जवाब मांगने की बजाय कहता है कि इन मुसलमानों की आवाज को दबाकर चीन तो इस्लाम की सेवा कर रहा है
और बाकी की दुनिया का भी यही हाल है। किसी ने भी खुलकर अब तक चीन के खिलाफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की है। कुल मिलाकर चीन ने एक मस्जिद की जगह पर एक पब्लिक टॉयलेट बना दिया और दुनिया ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इस्लामिक स्टेट का सपना देखने वाली यह दुनिया पट्टी बांधकर बैठी हुई है। सऊदी अरब को छोड़ दिया जाए तो ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान और टर्की जैसे देश कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मसले पर भारत की आलोचना खुलकर कर चुके हैं और अलग अलग तरीकों से ये कह चुके हैं कि भारत कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। कश्मीर घाटी की कुल आबादी करीब 55 लाख है और इनमें से 97% मुसलमान हैं। यानी इन इस्लामिक देशों को कश्मीर के 52 लाख मुसलमानों की तो बहुत चिंता है, लेकिन ये लोग चीन के उन 2.5 करोड़ मुसलमानों की बात नहीं करते जिन्हें अपने ही देश में खुलकर सांस लेने की आजादी नहीं है। पूरी दुनिया की 24% आबादी इस समय इस्लाम को मानती है। 24% आबादी इस्लाम को मानने वाली है पूरी दुनिया की, और इन लोगों की संख्या पूरी दुनिया में 180 करोड़ है। इनमें से ज्यादातर उन 50 देशों में रहते हैं जहां इस्लाम सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और जो देश अपने आप को इस्लामिक देश कहते हैं, जबकि ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या इस समय पूरी दुनिया में लगभग 250 करोड़ है। यानी इस्लाम क्रिश्चियनिटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म है पूरी दुनिया का। फिर भी दुनिया के 180 करोड़ मुसलमानों और 50 देश जो अपने आप को इस्लामिक देश कहते हैं कभी भी चीन को लेकर कुछ बोलते नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसके बारे में आज आपको भी जानना चाहिए। इसकी पहली बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर इस्लामिक देश चीन की ताकत से डरते हैं। यहां इनका कट्टरपंथ नहीं चलेगा, ये अच्छी तरह से जानते हैं। ये भी अपना कट्टरपंथ वहीं चलाते हैं जहां ये जानते हैं कि यहां हमारा काम हो जाएगा। चीन से ये डरते हैं। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि चीन ने इनमें से कई देशों को खरीद कर अपनी जेब में रखा हुआ है, यानी पैसे से खरीद लिया है। चीन ने पाकिस्तान में 4,47,000 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है, इसलिए पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि चीन को कुछ कह पाए, क्योंकि वो चीन के टुकड़ों पर ही पल रहा है। 2017 में चीन ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के साथ 5,20,000 करोड़ रुपए की डील साइन की थी। इसी तरह ईरान में चीन 29 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। मलेशिया के तो कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई का 45% हिस्सा चीन से ही आता है। इतना ही नहीं, टर्की की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भी चीन ही आगे आ रहा है। इसलिए टर्की की भी हिम्मत नहीं है कि वो चीन से कुछ भी कह पाए। खाड़ी के देशों से तेल आयात करने के मामले में चीन पहले नंबर पर है और चीन के खिलाफ इन देशों की चुप्पी की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है क्योंकि चीन से फिर पैसा आना बंद हो जाएगा। चीन उनका बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर है। दुनिया के जिन देशों ने चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा बनने पर सहमति जताई है उनमें से 30 इस्लामिक देश हैं, लेकिन इन सबसे चीन के अत्याचारों की कहानियों को दबाने का या इसके खिलाफ चुप रहने का हक किसी को नहीं मिलता। ये दुनिया का जो नक्शा इस समय आप देख रहे हैं, ये पूरे विश्व का नक्शा है आपके सामने। इसमें जो हरे रंग से आपको दुनिया का हिस्सा और देश दिख रहे हैं, ये वो 30 इस्लामिक देश हैं जिन्होंने चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा बनने के लिए अपनी सहमति दे दी है। यह है इस्लामिक दुनिया और चीन के बीच का गठबंधन जो इस समय आपको इस नक्शे में दिखाई दे रहा है। और बड़ी बात यह है कि भारत ने इस परियोजना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था और चीन को भारत की यह बात बहुत चुभी थी, बहुत बुरी लगी थी। शिनजियांग प्रांत के एक बड़े हिस्से को वहां के मुसलमान पूर्वी तुर्किस्तान मानते हैं और वर्ष 1949 तक यहां की 90% आबादी टर्किश मूल की थी और चीन के हान वंश के लोगों की संख्या 4% से भी वहां पर कम हुआ करती थी। लेकिन 70 वर्षों तक चले नरसंहार के बाद अब यहां की आबादी में टर्की से संबंध रखने वाली आबादी सिर्फ 55% रह गई है और हान चाइनीज लोगों की संख्या बढ़कर 45% तक हो चुकी है। यानी उन्होंने इस पूरे क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदल दिया है, जनसंख्या को बदल दिया है। चीन ने शिनजियांग में सिर्फ वीगर मुसलमानों को ही अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि कजाक, किर्गी और तुर्की मूल के करीब 30 लाख मुसलमान कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखे गए हैं। शिनजियांग प्रांत में किस जगह पर चीन के लेबर कैंप्स,
कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और जेल हैं, वो आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। इस नक्शे पर आपको सब दिखाई दे जाएगा। जो नीले रंग के जो डॉट्स आप देख रहे हैं वो लेबर कैंप हैं। नारंगी रंग के जो डॉट्स हैं वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं, और हरे रंग के जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये हैं वहां की जेल, जहां पर मुसलमानों को रखा गया है। लेकिन चीन के इन अत्याचारों पर वो तमाम लोग चुप हैं जो एक जमाने में ये कह रहे थे कि पेरिस के अखबार चार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छापकर ठीक नहीं किया। और इस अखबार के दफ्तर पर आपको याद होगा 2015 में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके पीछे इस्लाम का अपमान करने पर पैदा हुआ ये गुस्सा ही था। यानी एक कार्टून के बाद हुई आतंकवादी घटना मुसलमानों के गुस्से का परिणाम होती है, लेकिन एक देश में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर इन्हें गुस्सा नहीं आता। आपको याद होगा पेरिस की एक मशहूर मैगजीन थी चार्ली हेब्दो, उसमें एक आपत्तिजनक कार्टून छाप दिया गया था जो मुसलमानों को पसंद नहीं आया था। और उसके बाद उस मैगजीन में काम करने वाला जो स्टाफ था, जो पत्रकार थे, जो कार्टूनिस्ट थे, आतंकवादी उस मैगजीन के न्यूज रूम में गए और वहां पर उन्होंने इन सब लोगों की हत्या कर दी। इतना गुस्सा था। लेकिन क्या उन सारे लोगों की हिम्मत है कि वो चीन में जाकर अपने लोगों को बचा लें? चीन कैसे अपने देश के मुसलमानों पर अत्याचार करता है, इसकी कहानी आपको खुद चीन के ही एक वीगर मुसलमान से सुननी चाहिए, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये सज्जन, ये व्यक्ति जिनका इंटरव्यू अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, ये चीन के वीगर मुसलमान हैं, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाकर इन्होंने अमेरिका में शरण ली है और अमेरिका से ही इन्होंने हमसे बात की है। हमारा सहयोगी चैनल है वियोन, और वियोन से इन्होंने बात की और वियोन को यह बताया कि इन पर क्या गुजरी और इनके जैसे जो बाकी मुसलमान हैं चीन में, उन पर क्या गुजरती है। ये भाग्यशाली हैं क्योंकि ये चीन से किसी तरह अपनी जान बचाकर अमेरिका में आ गए हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो इतने भाग्यशाली नहीं हैं। The Chinese government incited some Chinese mob to kill my brother. After I left 1 year, my youngest brother, he was killed. I can show you his photo. Here is his photo. He was 27 years old when he was killed. He was killed in a daylight in a restaurant by around more than 10 Chinese mob. No. Inside the restaurant, all is the Chinese. No one called the police. No one called the doctor immediately. My brother died on site. And in 2019, last year, I heard from a lady. She sent me a message from Kazakhstan, and she, in the message, told me my two sisters with their husband in a concentration camp, and also their kids in that concentration camp. That was the last news I heard about my family. I don't know if they are still alive. And each time when I heard their stories, I can't think of if my sisters was in that situation. It is very painful. तो आपने इस वीगर मुसलमान की पूरी दुख भरी कहानी सुनी। इनके भाई को कैसे मार दिया गया, कोई बचाने के लिए नहीं आया, और वहां मुसलमानों के साथ कैसे अत्याचार होते हैं, कैसे खुलेआम उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, यही ये बता रहे थे। लेकिन इस दुनिया में जितने भी इस्लाम के ठेकेदार हैं, चाहे वो देश हों, चाहे उनके बड़े बड़े नेता हों, इमरान खान जैसे नेता हों, अर्दवान जैसे नेता हों, क्या उनमें से किसी की भी हिम्मत है कि वो चीन से इसके बारे में एक सवाल भी कर सके? चीन के शिनजियांग प्रांत के मुसलमान लगातार ये कहते रहे हैं कि वो एक आजाद देश है, उन्हें आजादी चाहिए, लेकिन चीन ने उन पर कब्जा जमा कर रखा है। पूर्व तुर्किस्तान की आजादी को लेकर वहां के लोग पिछले लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन ने विरोध की ज्यादातर आवाजों को कुचल दिया है। ठीक वैसे ही जैसे चीन ने हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज को दबाया, तिब्बत का दमन करके वहां अपना शासन स्थापित किया, फालून गोंग धर्म को मानने वाले लोगों की हत्याएं की और दक्षिण एशिया के कई देशों पर अतिक्रमण करने की कोशिश की।
लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, हमारे देश के भी ज्यादातर मुसलमान चीन के अत्याचारों का कभी विरोध नहीं करते। हमारे देश में बहुत सारे लोग नागरिकता पर एक नया कानून पास होने पर सड़कों पर उतर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग पर कब्जा कर लेते हैं। आपको याद होगा, शहरों को अपना बंधक बना लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी के बाद बेंगलुरु जैसे शहर को जला देते हैं। दिल्ली की राजधानी में दंगे हो जाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में पुलिस थानों में ये लोग आग लगा देते हैं। दिल्ली में सरकारी बसों को आग लगाते हैं। अपने ही देश में आजादी के नारे लगाने लगते हैं, कहते हैं आजादी छीन कर ले लेंगे। लेकिन इनमें से कोई भी चीन के मुसलमानों की आजादी की बात नहीं करता, और इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कई मामलों में चीन ही इन लोगों का वैचारिक पूर्वज है और ये लोग चीन के खिलाफ जाने की हिम्मत कर भी नहीं सकते। लेकिन हां, अपने ही देश को दंगों की आग में जरूर झोंक सकते हैं। वर्ष 2017 और 18 में जब म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकाला गया और उनके खिलाफ अत्याचार हुए तो पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हुई थी। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने इसे रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार माना और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा कि म्यांमार अपने देश में मुसलमानों का सफाया कर रहा है, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा। लेकिन चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के विषय पर संयुक्त राष्ट्र ने इसे नरसंहार कहना तो दूर, चीन की एक बार आलोचना तक नहीं की। भारत में भी जब रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा गरमाया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने का फैसला सुना दिया था, तब भी हमारे देश का एक वर्ग सक्रिय हो गया था और इस वर्ग ने मानव अधिकारों की आड़ में सुप्रीम कोर्ट तक की आलोचना शुरू कर दी थी और कहा था कि इन रोहिंग्या मुसलमानों को यहीं रहने की इजाजत दी जानी चाहिए। लेकिन ये सारे लोग चीन के मुसलमानों पर बिल्कुल चुप हैं। चीन में मुसलमानों का जो हाल है उसे लेकर ये गैंग, जिसे हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, ये कभी कुछ नहीं कहता। ये क्या, दुनिया भर के इस्लामिक देश चुप बैठे हैं, दुनिया भर के इस्लामिक नेता जो हैं वो चुप बैठे हैं। यह हाल तब है जब चीन के वीगर मुसलमानों के साथ भारत के ऐतिहासिक व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। हजारों वर्ष पहले सिल्क रूट के जरिए भारत और इसी शिनजियांग प्रांत के इन्हीं मुसलमानों के बीच व्यापार हुआ करता था। 2006 में जब इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, तब केरल के मुसलमानों और कम्युनिस्ट पार्टी ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया था और केरल के कई इलाकों को कुछ घंटों के लिए तब बंद कर दिया गया था। इतने दुखी थे सद्दाम हुसैन की फांसी को लेकर। लेकिन केरल की लेफ्ट पार्टियां चीन में मुसलमानों पर हो रहे इन अत्याचारों को लेकर बिल्कुल शांत बैठी है। इतना ही नहीं, हमारे ही देश में केरल के मल्लपुरम जिले के गांव का नाम बदलकर सद्दाम हुसैन के नाम पर रख दिया गया था, क्योंकि यहां के लोग सद्दाम हुसैन को अपना आदर्श मानते थे। इस जिले की 70% आबादी इस्लाम को मानने वाली है। यह भारत के उन गिने चुने जिलों में शामिल है जहां की बहुसंख्यक आबादी मुसलमान है। लेकिन इस जिले में भी कभी किसी ने चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। लेकिन यह सिलसिला आजादी के पहले से ही चलता आ रहा है। वर्ष 1919 से 1924 के दौरान भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन देश के मुसलमानों ने ऑटोमन एम्पायर और उसके खलीफा के पक्ष में चलाया था, क्योंकि उस जमाने में ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा को सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पश्चिम के देशों द्वारा ऑटोमन साम्राज्य पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे और टर्की से 5000 किलोमीटर दूर इसी का विरोध हो रहा था। इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी जैसे नेता भी शामिल थे। लेकिन मजे की बात यह है, इस आंदोलन का भारत की आजादी से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी राजनेता हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर 5000 किलोमीटर दूर मौजूद एक देश को यहां बैठकर अपना समर्थन देते रहे। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के उत्तराधिकारी कभी भी चीन के मुसलमानों की स्थिति पर चिंता नहीं जताते। ये लोग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता तो कर लेते हैं, लेकिन चीन को यह समझाने में इन्हें बहुत डर लगता है कि चीन अपने करोड़ों मुसलमानों के साथ ठीक नहीं कर रहा। इसलिए आज हमने आपको चीन के 2.5 करोड़ मुसलमानों की वो चीखें सुनाई हैं जिन्हें लेकर दुनिया के 180 करोड़ मुसलमान और उनके रहनुमा डर के मारे खामोश बैठे हैं। या तो उनकी जेबों में पैसा भर दिया गया है और या उनके दिल में डर बैठा दिया गया है, और चीन का विरोध करने से ये लोग किसी ना किसी का बहाने से बच ही जाते हैं। इसलिए आज इन सारे देशों की, इन सारे नेताओं की पोल खोलना बहुत जरूरी हो गया था। आप सब इसके बारे में सोचिएगा जरूर।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.